arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज भाग 2। बाह्य आडंबर का विरोध। श्री नारायण गुरु ने धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त बाह्य आडंबरों तथा कुरीतियों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। सन 1903 ईस्वी में उनके द्वारा स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था ने निसंदेह समाज सुधार के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया। श्री नारायण गुरु ने आपसी भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए जीवन भर प्रयास किया। उन्होंने जाति तथा धर्म पर आधारित भेदभाव को निरर्थक बताया और एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में वे ब्रिटिश सरकार की सेवा में आ गए। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार की महत्वपूर्ण सेवा की। इससे उन्हें अंग्रेजों की सद्भावना प्राप्त हुई। इसका उपयोग उन्होंने भारतीय मुसलमानों के कल्याण हेतु किया। 1857 ईस्वी क्रांति के पश्चात उनका उपयोग उन्होंने भारतीय मुसलमानों के कल्याण हेतु किया। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात उनका ध्यान मुसलमानों की दीनहीन दशा की ओर गया, जिससे वे बड़े दुखी हुए। वे परंपरागत सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों की मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बाधक मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही मुसलमानों का उत्थान हो सकता है, किंतु ब्रिटिश सरकार 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार मानती थी, उन पर संदेह एवं अविश्वास करती थी। अतः इस समय मुसलमानों एवं अंग्रेजों के मध्य कटुता एवं दूरी भी, जिसे सैयद अहमद खां ने दूर करने का प्रयास किया। राज्य सेवा से निवृत्त होने के पश्चात उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों में लगा दी। सर सैयद अहमद खां के प्रारंभिक विचार। सर सैयद खां एक समाज सुधारक थे। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे पर्दा प्रथा, बहुविवाह तथा दास प्रथा के विरोधी थे। उनके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंध को ठीक करना। दूसरा, मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक विचारों का प्रसार करना। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति सिर्फ ब्रिटिश सरकार के समर्थन में मुसलमानों को संगठित करने में ही नहीं लगाई, वरन अंग्रेजों और मुसलमानों के मध्य खाई पाटने तथा मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की वफादार प्रजा बनाने में लगा दी। इस उद्देश्य से ही उन्होंने लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। प्रारंभ में सैयद अहमद खां राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक बार कहा था, हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं। परंतु धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन आया और वे कट्टरपंथी विचारों के समर्थक बन गए। 1864 ईस्वी में मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए गाजीपुर में एक स्कूल खोला। 1865 ईस्वी में उन्होंने विज्ञान समाज की स्थापना की। इसके पूर्व 1863 ईस्वी में उनके सहयोग से अब्दुल लतीफ़ ने कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को वर्तमान राजनीति से परिचित कराना था। मुस्लिम समाज में उनका वही स्थान था जो हिंदू समाज में राजा राम मोहन राय का था। वे मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने कुरान की शिक्षाओं की नई व्याख्या प्रस्तुत की तथा कुरान की शिक्षा के संबंध में विचार व्यक्त किए। पहला, कुरान की शिक्षा ईश्वरीय है। प्रत्येक मुसलमान के लिए कुरान की शिक्षाओं का पालन करना अनिवार्य है। दूसरा, हदीस पैगंबर साहब की सूलियां हैं। इनका संकलन राबियों में किया है, अतएव उन पर विवाद किया जा सकता है। तीसरा, हदीस की आज्ञाओं को मानने की विवशता केवल मजहबी मामलों में है, सांसारिक मामलों में अनिवार्य नहीं है। चौथा, मनुष्य की इच्छा शक्ति स्वतंत्र है। सैयद अहमद खां के विचार आधुनिक और वैज्ञानिक थे तथा तर्क पर आधारित थे। वे ऐसे करिश्मों को नहीं मानते थे जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हों। वे मानते थे फरिश्ते और शैतान मनुष्य की अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। वे स्वर्ग और नरक की कल्पना भी तर्कसंगत नहीं मानते थे।
उन्होंने जिहाद का भी विरोध किया। उनका विचार था कि जब तक इस्लाम पर आक्रमण ना हो, जिहाद या धर्म युद्ध का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। वे शिक्षा की पुरानी परंपरा के घोर विरोधी थे। वे मदरसों में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मुसलमान शिक्षा के कारण ही हिंदुओं से पिछड़ गए हैं। अधिकांश सरकारी सेवाओं पर उनका एकाधिकार है, अतएव वे मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए। पहला, शिक्षा से धार्मिक आस्था सुदृढ़ हो। दूसरा, विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण हो तथा उनमें नैतिकता का विकास हो। तीसरा, विज्ञान की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक स्कूलों की स्थापना की, वैज्ञानिक समितियां गठित की तथा मुस्लिम सम्मेलनों का आयोजन किया। सैयद अहमद खां का मूल्यांकन। सैयद अहमद खां ने अपना जीवन मुसलमानों की पिछड़ी दशा सुधारने में लगाया। इसके लिए उन्होंने उनमें आधुनिक शिक्षा का प्रसार तथा सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। पहला, समाज सुधारक के रूप में। सैयद अहमद खां एक समाज सुधारक थे। उन्होंने ऐसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जो कुरान तथा हदीस पर आधारित नहीं थे। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु इस पर विशेष जोर नहीं दिया। इसी प्रकार तलाक व बहुविवाह को उचित नहीं माना। स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाने का समर्थन करते हुए भी स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की बात नहीं की। दूसरा, धार्मिक नेता के रूप में। सैयद अहमद खां का नाम मुस्लिम समाज सुधारकों की पंक्ति में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कुरान की नई व्याख्या की। इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक तफसीर उल कुरान की रचना की। उन्होंने इस्लाम का अर्थ इस प्रकार लगाया कि जिसमें मानवतावाद को बल मिले। उन्होंने मुसलमानों को शुद्धता और सरलता अपनाने की सलाह दी, जो इस्लाम के मूल सिद्धांत थे। उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए कई संस्थाओं जैसे देशभक्त संगठन, उत्तर भारत मुस्लिम सुरक्षा संगठन आदि की स्थापना की। तीसरा, राजनीतिक विचार व कार्य। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है, आरंभ में सैयद अहमद खां ने मुसलमानों को उच्च पद दिलाने के लिए प्रयत्न किए, किंतु आमतौर पर सांप्रदायिकता की भावनाओं का प्रदर्शन नहीं किया। एक खूबसूरत दुल्हन के साथ भारत की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू व मुसलमान उसकी दो आंखें हैं। प्रारंभ में सैयद अहमद खां का विचार सांप्रदायिक नहीं था, किंतु धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण परिवर्तित होता गया। 1883 ईस्वी में अपने भाषण में उन्होंने मांग की कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पृथक प्रतिनिधित्व के अधिकार दिए जाएं। उन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कर कांग्रेस का विरोध किया। 1893 ईस्वी में मुसलमानों के लिए एक नई संस्था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की। चौथा, शिक्षा शास्त्री के रूप में। 1865 ईस्वी में उन्होंने विज्ञान संबंधी ग्रंथों का अनुवाद करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में यही महाविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पूर्व उन्होंने 1864 ईस्वी में गाजीपुर में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना भी की थी। उन्होंने 1886 ईस्वी में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना था। अलीगढ़ आंदोलन या विचारधारा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम नवजागरण के रूप में प्रकट हुआ, परंतु यह शीघ्र ही प्रतिक्रियावादी और संप्रदायवादी विचारों का प्रतीक बन गया। 1857 ईस्वी में सैयद अहमद खां ने मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। सैयद अहमद खां के विचारों को प्रतिक्रियावादी एवं संप्रदायवादी बनाने में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बैक और मॉरिसन का महत्वपूर्ण हाथ था। सैयद अहमद खां ने एक कट्टरपंथी मुसलमानों की भांति यह प्रयास किया कि इस्लाम में हिंदू रीति रिवाज पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया जाए। उनका पूर्ण विश्वास था कि मुसलमानों की प्रगति ब्रिटिश सरकार की कृपा पर निर्भर है। उन्होंने मुसलमानों में राजभक्ति की भावना प्रवाहित करने का प्रयास किया तथा उनके दिलों से अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना को समाप्त करने की चेष्टा की।
उन्होंने अंग्रेजों को आश्वस्त किया कि मुसलमान कौम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का प्रचार हो। सर सैयद अहमद खां को अपने उद्देश्यों में पर्याप्त सफलता मिली। उन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के विकास में लगा दी। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप अलीगढ़ मुस्लिम नवजागरण का केंद्र बन गया। मुस्लिम नवयुवकों ने नई तहजीब को स्वीकार किया। मुसलमानों में धार्मिक जागृति उत्पन्न हुई। नई शिक्षा का प्रचार हुआ। अलीगढ़ नवजागरण अलीगढ़ आंदोलन या विचारधारा के नाम से विख्यात हुआ। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य आधार सैयद अहमद खां के विचार इस प्रकार थे। पहला, हिंदू और मुसलमान की पृथक पृथक कौम और राष्ट्र है। उनके हितों और दृष्टिकोण में परस्पर विरोध है। दूसरा, भारत में जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना से और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर उच्च पदों की नियुक्ति से मुसलमानों को आघात पहुंचेगा। वे हिंदू सत्ता के अधीन हो जाएंगे तो अंग्रेजों के शासन से भी बुरा होगा। तीसरा, मुसलमानों के हितों की रक्षा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही संभव है, इसलिए मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। चौथा, मुसलमानों को राजनीति से दूर रहकर सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। सैयद अहमद खां ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया और उसे एक हिंदू संस्था घोषित किया। कांग्रेस के संबंध में उनके विचार सांप्रदायिक भावना से ओतप्रोत थे। वे कांग्रेस के संबंध में लिखते हैं कि मैं समझता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रयोग करने जा रही है वह भारत की सभी कौमी के लिए खतरनाक और दुखदायी होगा, विशेषकर मुसलमानों के लिए। इस समय ब्रिटिश सरकार शिक्षित हिंदुओं में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति बड़ी सशंकित थी। अतएव वह चाहती थी कि भारत के मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा से पृथक रहें। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों तथा उनके द्वारा संचालित आंदोलनों में भाग न लें। सर सैयद अहमद खां ने अंग्रेजों को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और मुसलमान युवकों से कांग्रेस से अलग रहने के लिए कहा। अंग्रेजों ने बड़ी चतुरतापूर्वक और दूरदर्शितापूर्वक उनका प्रयोग नवोदित राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को अवरुद्ध करने के लिए किया। फलस्वरूप अलीगढ़ आंदोलन हिंदू विरोधी आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। 1893 ईस्वी में सैयद अहमद खां ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसके सदस्य केवल मुसलमान एवं अंग्रेज हो सकते थे। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखना था। मुसलमानों एवं अंग्रेजों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पत्र का प्रकाशन भी किया और एक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में उनके द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि मुसलमान ईसाइयों और यहूदियों के अधिक निकट हैं। इस आंदोलन ने जहां एक ओर मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों में नवीन चेतना जागृत की। इस आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिणाम स्वरूप अकर्मण्यता और निराशा के गहन अंधकार में डूबे हुए मुस्लिम समाज में आशा की नई किरण का संचार हुआ। उनमें पाश्चात्य शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। मुसलमानों को मध्य युग से आधुनिक युग में लाने का श्रेय इस आंदोलन को था। सिख आंदोलन। 19वीं सदी के पुनर्जागरण का सिखों पर भी प्रभाव पड़ा। सिखों में सुधार के लिए मुख्य 3 आंदोलन प्रारंभ किए गए। पहला, निरंकारी आंदोलन। दूसरा, नामधारी या कूका आंदोलन। तीसरा, सिंह सभा तथा अकाली आंदोलन। 19वीं सदी में सिख सुधार आंदोलन के प्रणेता दयाल दास थे। 1783 ईस्वी में इनका जन्म पेशावर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। सिखों द्वारा हिंदुओं के रीति रिवाजों को अपनाए जाने तथा हिंदुओं के पर्व मनाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। उनके अनुयायी निरंकारी कहलाए। दयाल दास ने एक हुक्मनामा या आदेश पुस्तक जारी किया। निरंकारी ग्रंथ साहब के साथ ही साथ हुक्मनामे की आराधना करते हैं। यह आंदोलन पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 1858 ईस्वी में दयाल दास का निधन हो गया। नामधारी आंदोलन के प्रवर्तक बाबा राम सिंह थे। उनका जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने शुद्धता पर विशेष जोर दिया। 1870 ईस्वी में सिख सुधारकों ने सिंह सभा की स्थापना की। इसमें संलग्न खालसा दीवान नामक एक अन्य संस्था भी थी। इस सभा के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला,
सिखों में पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना। दूसरा, ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुत्थानवादियों से सिख धर्म की रक्षा करना। सिंह सभा ने पंजाब में अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। 1892 ईस्वी में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। सिखों के गुरुद्वारे के प्रबंध में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। सिख गुरुद्वारे में सिख भक्तों से प्राप्त जमीन जायदाद और अपार धन संपत्ति संग्रहित हो गई थी। भ्रष्ट एवं स्वार्थी महंत इनका दुरुपयोग करते थे, मनमाने ढंग से उनका उपयोग करते थे। सिख समाज ने इनका विरोध किया और गुरुद्वारों के महंतों और उनके समर्थकों के विरुद्ध आंदोलन सा छेड़ दिया। गुरुद्वारों में सुधार के लिए विभिन्न स्थानों से सिंह सभाएं स्थापित की गई। सिखों में सुधार के लिए 1903 ईस्वी में अंग्रेजी में खालसा एडवोकेट नामक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र भी प्रारंभ किया गया और मुख्य खालसा दीवान नामक केंद्रीय संस्था भी स्थापित की गई। प्रमुख कार्यालय अमृतसर में रखा गया। सिखों में शिक्षा प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए तथा गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारने के लिए 1920 ईस्वी में अकाली आंदोलन प्रारंभ किया गया। विवश होकर 1922 ईस्वी में सरकार ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत सिखों के गुरुद्वारों में सुधार किए गए और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को पंजाब में संशोधन महत्वशाली प्रमुख गुरुद्वारों की व्यवस्था सौंप दी। 1945 ईस्वी में उपयुक्त अधिनियम में संशोधन करके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की केंद्रीय समिति के पूर्ण सर्वोच्च नियंत्रण में लगभग 20 लाख वार्षिक आय के सैकड़ों महत्वपूर्ण गुरुद्वारों को कर दिया गया। फलस्वरूप गुरुद्वारों का नियंत्रण महंतों के हाथ से निकलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में आ गया। कमेटी ने गुरुद्वारों की संपत्ति का उपयोग सामाजिक तथा राजनीतिक के लिए किया। सिखों में नवीन चेतना का संचार हुआ। वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। सिख संप्रदाय ने गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह तथा अन्य गुरुओं के मार्ग पर चलने तथा आदि ग्रंथ साहब को सर्वोच्च माने जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अकालियों ने मूर्ति पूजा तथा झूठे आडंबरों का भी विरोध किया। अकालियों ने एकता और भ्रातृत्व की भावना को प्रदर्शित किया और साथ ही बलिदान देने की ऊंची भावना को अपनाया। इस प्रकार सिख धर्म को सुधारने में सिख आंदोलन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।